हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इसमें हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिटेल्ड में समझेंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं आप, या टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ए टू जेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे आप टीचिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं, नॉन टीचिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं, उन सभी में ड्रेनेज सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है क्या ये, और कैसे कैसे इसको डिफ़ाइन किया गया है। तो अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें 9th की एनसीईआरटी में इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को डिफ़ाइन किया गया है। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ पर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को डिफ़ाइन किया गया है। तो मैंने दोनों का कंक्लूज़न देकर, और मार्केट में जो प्राइवेट ऑथर की बुक्स होते हैं, लेकिन किसी में भी ये मैप वगैरह ऐसे नहीं मिलेंगे, ये खुद ही मैंने ड्रॉ करके यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ। हाँ, ये कंटेंट बेस्ड होगा एनसीईआरटी के बेस पर। जो भी डेटाज दिए जाएंगे वो एनसीईआरटी के बेस पर होंगे। तो बात अपनी ड्रेनेज सिस्टम की आती है। तो ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है और एक पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। जो हिमालय से रिवर ओरिजिनेट्स होती हैं उसे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, और जो पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट्स होती हैं उसे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। तो हम यहाँ पर पहले डिफ़ाइन करने वाले हैं जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है। हिमालय का अपवाह तंत्र है, इसमें बहुत सारी नदियाँ हैं और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। मेजर रिवर कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल द इंडस है, द ब्रह्मपुत्र है, द गंगा है, द यमुना है, द झेलम है, द चेनाब है, द रावी है, द ब्यास है एंड द सतलुज है, और इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो हम यहाँ पर आज ब्रह्मपुत्र और इंडस के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आपको बोर्ड के सामने नज़र आ रहा है ये इंडस रिवर का डायग्राम है। इंडस रिवर में मैंने पंज नद को शो किया है। आगे इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज़ है वो इसके नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ किया है मैंने। पहले थ्योरी को मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरी क्या है? जो इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, यमुना रिवर है, ये सभी हिमालय से ओरिजिन होते हैं इनके। लेकिन जो इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और सतलुज रिवर है, ये नदियाँ एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट स्पेलिंग है एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब यहाँ पर ये नहीं है ईस्ट की ओर नदी बह रही हो, ईस्टवर्ड की ओर, ईस्टवर्ड की ओर नहीं है। एंटीसीडेंट का मीन्स है एक ऐसी नदी जो हिमालय के बनने से पहले बन चुकी थी, उसको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। इसमें 3 रिवर्स आते हैं, द इंडस है, द ब्रह्मपुत्र है, एंड द सतलुज है। हैं तो और भी, बट मेजर रिवर ये 3 हैं। इसमें हमें पहले डिफाइन करना है इंडस रिवर को। इंडस का ओरिजिन तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है उसके पास एक ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर। बोखारचू ग्लेशियर से ओरिजिन होने के बाद ये एक प्लेस का नाम है एग्जैक्ट जहाँ से निकलती है, उसका नाम है सिगमी खम्बान, लॉयंस माउथ। वहाँ से ओरिजिन होता है इस नदी का, और ये तिब्बत में फ्लो करने के बाद इंडिया में लद्दाख में एंट्री करती है। जिस प्लेस पर एंट्री करती है उस प्लेस का नाम है दम चौक, डैम चौक भी कह देते हैं। दम चौक प्लेस पर ये इंडिया में एंट्री करती है। 2 माउंटेन रेंज हैं, लद्दाख एंड जास्कर। इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच में से फ्लो करते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है। जिस प्लेस का नाम है पाकिस्तान में जहाँ पर एंट्री करती है उसे चिल्लास कहते हैं। तो पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान पर एंट्री करती है
और ये एक पंजाब वाले एरिया में, जो पाकिस्तान का पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पर फ्लो करती है। आगे फिर एक प्लेस आता है मीठान कोट। मीठान कोट वो प्लेस है जहाँ पर पंजाब की पांचों नदियाँ, जिसको पंजनद कहते हैं, जो आपके सामने मैंने डायग्राम शो किया था, ये पंजाब की जो 5 नदियाँ हैं जिसे पंजनद कहते हैं, मीठान कोट नामक स्थान पर इंडस में जाकर मिल जाती हैं। उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान में बहने के बाद कराची के निकट अरब सागर में डिस्चार्ज हो जाती है। इस रिवर की टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। इंडिया में लेंथ है 1114 किलोमीटर। लिखी हुई भी है, इंडिया में लेंथ है 1114 किलोमीटर, टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। बात आती है कि इंडस रिवर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। डिस्प्यूट है। क्या है डिस्प्यूट? 19 सितंबर 1960 को इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की चेयरमैनशिप में एक समझौता हुआ था, जिसको हम इंडस वाटर एग्रीमेंट कहते हैं, सिंधु जल समझौता। ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इस समझौते के तहत सिंधु, झेलम, चेनाब, 3 नदियाँ, इंडस, झेलम एंड चेनाब, तीनों का पानी 80-20 में रखा गया। 80% इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान यूज़ करता है और 20% इंडिया यूज़ करता है। जो इंडस वाटर एग्रीमेंट हुआ था, ये वर्ल्ड बैंक की चेयरमैनशिप में हुआ था। उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर JL नेहरू थे और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव जनरल अयूब खान था। कहानी कुछ ये भी मीडिया में यूट्यूबर्स बताते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लिबरल थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को इतना पानी दे दिया था। लेकिन हकीकत ये है, क्योंकि इन नदियों का जो ड्रेन है, बहाव है इन पांचों नदियों का और इंडस रिवर का, वो पंजाब की ओर, पाकिस्तान की ओर है। तो उनका जोग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि हम वहाँ से पहाड़ों को काटकर नदियों का रुख डाइवर्ट नहीं कर सकते। इसलिए पंजाब का जो एरिया है इन्हीं नदियों के द्वारा सिंचित है और पंजाब एक फर्टाइल प्लेन आता है। पंजाब एक समृद्ध रिच एरिया बना है, इन रिवर की वजह से बना है। सदियों से लेकर आज तक पंजाब इन नदियों के आधार पर ही अपना एक पूरा संसाधन इसी पर वेस्ट करता है। बात आती है कि इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अगर हम बात करेंगे इंडस को जो लेफ़्ट से और राइट से जॉइन करती हैं, तो ये नदी वेस्ट की ओर फ्लो करती है, तिब्बत से ओरिजिन होता है, इंडिया में लद्दाख में एंट्री करती है, साउथ की ओर डाइवर्ट करेगी तो कराची के निकट जाकर अरब सागर में डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसमें साउथ से जो रिवर जॉइन करेंगे उनको हम बोलेंगे लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़, और जो नॉर्थ से रिवर जॉइन करेंगे उनको बोलेंगे हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़। तो इसमें जो साउथ से रिवर जॉइन करती हैं इंडस को, ये आपके सामने डायग्राम है। साउथ से हुंजा रिवर है जो इंडस को जॉइन करती है। देन नुब्रा रिवर है जो इंडस को जॉइन करती है। शोक रिवर है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। जास्कर रिवर है जो इंडस को जॉइन करती है। शिगार रिवर है जो इंडस को जॉइन करती है। गिलगित है, ड्रास है, गैस्टिंग है। ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, बट ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से? ये खुर्रम है, तोची है, काबुल है, गोमल है, बिबोआ है और सेंगर है। ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और इन ट्रिब्यूटरी से इतने क्वेश्चन आते हैं कि तुम किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, ये लेकर यूपीएससी से लेकर जो ग्रुप डी तक के एग्ज़ाम हैं उन सभी में इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
तो एक ऐसे मानो कि इन कंपटीशन एग्ज़ाम में इन रिवर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडस के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से याद कर सकते हो, बार बार मेमोराइज कर सकते हो, वीडियोस को पॉज करके वीडियोस को बार बार एक आप स्पीड ज़्यादा करके या फिर आप वॉल्यूम कम करके मतलब आराम से इसको रिवाइज कर सकते हो। देन उसके बाद में फिर अपनी सेकंड रिवर आती है जो ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा की कहानी क्या है? ब्रह्मपुत्रा एक रिवर एंटीसीडेंट का एग्जाम्पल है। ब्रह्मपुत्रा भी मानसरोवर लेक के पास से एक ग्लेशियर है, चैमयांगडुंग ग्लेशियर। चैमयांगडुंग ग्लेशियर से ये रिवर ओरिजिनेट्स होती है और ये ईस्ट की ओर फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो तिब्बत में इस रिवर को यारलुंग या सांगपो ऐसे नाम देते हैं। जब यह रिवर साउथ की ओर मूव करेगी, तिब्बत से साउथ की ओर आएगी, तो नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस है, वहाँ पर एक पर्वत भी है ये, वहाँ पर एक गहरा गॉर्ज का निर्माण करेगी और ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में इस रिवर को सियांग या दिहांग कहते हैं। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है फिर ये ईस्ट की ओर मूव करेगी और जैसे ईस्ट की ओर मूव करेगी तो फिर जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी के पास इस नदी में दो नदियाँ और जाकर मिलेंगी, एक दिबांग है और एक लोहित है और ऊपर से दिहांग आ रही है। जब तीनों की कॉन्फ्लुएंस गुवाहाटी के निकट एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ेगा और ब्रह्मपुत्रा असम में फ्लड का कॉज बनती है तो सोरो ऑफ असम के नाम से भी जानी जाती है। वर्ल्ड का जो बिगेस्ट रिवर राइन आइलैंड माजुली है ये भी ब्रह्मपुत्रा रिवर में लोकेटेड है। उसके बाद में यह नदी असम में बहने के बाद अब साउथ की ओर मूव करेगी तो गारो जो हिल्स हैं उनके पश्चिमी किनारे से साउथ की ओर बांग्लादेश में एंट्री करती है जिसका नाम है धुबरी। धुबरी के निकट ये बांग्लादेश में एंट्री करती है और बांग्लादेश में इस रिवर को कहते हैं जमुना, नॉट यमुना। यमुना इंडिया में है। जमुना जब बांग्लादेश में फ्लो करती है तो गंगा, गंगा क्या है? भागीरथी के नाम से ओरिजिन होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा इसको ज्वाइन करती है तो अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में आती है। जैसे ही बंगाल में आती है तो बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है मालदा, मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। प्लेस का नाम है फरक्का। फरक्का नामक स्थान पर गंगा दो धाराओं में बट जाती है। एक स्ट्रीम जाती है बांग्लादेश जहाँ पर इसको पद्मा कहते हैं और एक धारा जाती है पश्चिम बंगाल में जहाँ पर इसको हुगली कहते हैं। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं और जब पद्मा और जमुना एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो मेघना बनाएंगे और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और संसार के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के माउथ पर लोकेटेड है। इसका एक्सटेंट इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक है। तो ये ब्रह्मपुत्रा की जो स्टोरी मैंने आपको बताई एंटीसीडेंट रिवर है और इसे तिब्बत में अलग नाम दिया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम दिया जा रहा है, असम में अलग नाम है इसका। जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम अलग है और जब गंगा इसको ज्वाइन करेगी बांग्लादेश में तो फिर इसका नाम मेघना बन जाता है और मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके बाद में आती हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ट्रिब्यूटरीज में आप देखेंगे जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं तो अगर हम बात करेंगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में इसके आएंगे, आप यहाँ पर संकोश रिवर देख रहे हैं। संकोश रिवर इसकी सहायक नदी है। सुबनसिरी ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। कामेंग इसकी एक सहायक नदी है।
मानस इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। और अगर आप लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो बूढ़ी दिहांग है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, देन धनसिरी है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, देन बराक रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, और दिबांग है, लोहित है, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिवर है ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्रा की ही ट्रिब्यूटरी है ये नॉर्थ सिक्किम से निकलती है, जो तीस्ता नदी है। तीस्ता यहाँ से आएगी और पश्चिम बंगाल में बहने के बाद बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करेगी तीस्ता नदी, ये तीस्ता होगा। तो तीस्ता रिवर भी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है और इन सब का पानी बंगाल की खाड़ी में जाएगा और इनके माउथ पर सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है। जहाँ पर हुगली डिस्चार्ज होती है, हुगली नदी गिरती है, उस एरिया को गंगा सागर कहते हैं। गंगा सागर वो है जहाँ पर गंगा जाकर ख़त्म होती है, जहाँ से गंगा निकलती है वो गंगोत्री है, और जहाँ पर गंगा जाकर ख़त्म होती है उसको गंगा सागर कहते हैं। गंगा की कहानी क्या है, जैसे तीसरी रिवर को डिफाइन करूँ मैं यहाँ पर, तो गंगा बहुत सारी नदियों को मिलकर बनती है। ये तो हम देवप्रयाग को पढ़ते हैं कि देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के संगम को गंगा कहते हैं, लेकिन अलकनंदा दो नदियों से मिलकर बनती है, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा जब ये एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो जोशीमठ के पास विष्णु प्रयाग बनेगा। प्रयाग का मतलब संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस। तो धौली गंगा विष्णु गंगा दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग बनाते हैं। उसके आगे बहती है तो पिंडर नदी जब अलकनंदा को ज्वाइन करेगी, अलकनंदा कहाँ बनी, विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा विष्णु गंगा के मिलने से अलकनंदा बन रही है। अलकनंदा जैसी आगे की ओर बहती है ईस्ट की ओर, तो पिंडर इसको ज्वाइन करेगी, और पिंडर जब ज्वाइन कर लेगी तो फिर वो संगम कहलाएगा अलकनंदा और पिंडर का, जिसको हम कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर जैसी आगे की ओर बहती है तो इसको अलकनंदा को ज्वाइन करती है, जिसका नाम होगा मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब अलकनंदा को ज्वाइन करेगी तो उस प्लेस का नाम है रुद्रप्रयाग। आगे जैसी अलकनंदा बहती है, ईस्ट की ओर फ्लो करती है, तो नंदाकिनी रिवर इसको ज्वाइन करेगी, और जब नंदाकिनी रिवर इसको ज्वाइन करती है तो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। और जब भागीरथी अलकनंदा एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो उसको देव प्रयाग कहते हैं। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जैसे विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा, धौली गंगा, इन दोनों के संगम को कहते हैं विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और इन दोनों के मिलने से ही अलकनंदा बनती है, इन दोनों के मिलने से ही अलकनंदा बनती है, अलकनंदा, NANDA, अलकनंदा। देन उसके आगे जैसी अलकनंदा और पिंडर नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस पिंडार, तो इन दोनों के संगम को कहते हैं कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। और जैसे ही ये नदी आगे की ओर बहती है तो अलकनंदा, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, मंदाकिनी के संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और जैसे ही ये आगे की ओर बहती है तो इसको ज्वाइन करेगी नंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, नंदाकिनी।
इन दोनों के संगम को कहते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। और जैसी आगे मिलेगी अलखनंदा, अलखनंदा प्लस भागीरथी। भागीरथी, इन दोनों के संगम को कहते हैं देव प्रयाग। तो 5 प्रयाग जो भारत में हैं वो ये हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। पहला प्रयाग है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग किस किस का संगम है? विष्णु गंगा और धौली गंगा का। और इन दोनों धौली गंगा विष्णु गंगा के मिलने से कौन सी नदी बन रही है? अलखनंदा। फिर अलखनंदा और पिंडार जब दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो कर्णप्रयाग बनेगा। कर्णप्रयाग बनेगा। और अलखनंदा मंदाकिनी जब दोनों एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो रुद्रप्रयाग बनेगा। उसके आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अलखनंदा और नंदाकिनी जब एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो नंद प्रयाग बनेगा। और जब अलखनंदा और भागीरथी एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो देव प्रयाग बनेगा। ये सारी कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की कहानी है सारी। तो मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया है इंडस के बारे में, ब्रह्मपुत्रा के बारे में और गंगा के बारे में। अब यहाँ पर जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, यमुना की ट्रिब्यूटरीज और जो पंज नद हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनमें से क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि झेलम का पुराना नाम क्या है, जो सतलुज है उसका पुराना नाम क्या है। तो जैसे यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है तो उसी में मेंशन मैं कर देता हूँ। इनके जो पुराने नाम है कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, क्योंकि अच्छा खासा लेवल है एग्जामिनर का भी, क्योंकि उसमें कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे ये रिवर है, ये 5 नदियां हैं। तो झेलम को कहते थे पहले वितस्ता। वितस्ता ये इसका पुराना नाम है। चेनाब को कहते थे अश्किनी। अश्किनी ये इसका पुराना नाम है। देन रावी को कहते थे परुषणी। परुषणी। ब्यास को कहते थे बिपासा। बिपासा। और जो सतलुज है इसे कहते थे शतुद्री। SHATUDRI। शतुद्री। तो ये 5 नदियाँ जो पंज नदी के नाम से जानी जाती हैं, कई बार इनके पुराने नाम भी पूछे जाते हैं जो ओल्ड नेम है। तो पहली जो झेलम है इसको हम बितस्ता कहते हैं, और जो चेनाब है उसको अश्किनी नाम दिया गया है, जो रावी है उसको परुषणी नाम दिया गया है, जो ब्यास है उसे बिपासा कहा गया है, और जो सतलुज है उसे शतुद्री कहा गया है। झेलम रिवर की कहानी तो हमने सुनी भी है, क्योंकि जब 326 BC में 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था, तो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में जब युद्ध हुआ था तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, उसको हाइडेपीस का युद्ध कहते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में झेलम रिवर को हाइडेपीस नाम भी देते हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब तुम्हें कमेंट में बताना है, क्या यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है? क्या यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि जब जब आप डिमांड रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही रहने दो। सो थैंक यू।